आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हैव अ ग्रेट गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज मैं आपके समक्ष वही हमारी फिल्म जिसके बारे में मैं एक दो एपिसोड में और बोल रहा हूँ। फिल्म का नाम है सिलसिला। और इस फिल्म में यकीन मानिए कंट्रोवर्सीज की लाइन लग गई थी इस फिल्म से। यानी इस फिल्म में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि ऐसा लगता है कि मिलन हुआ है कई चीजों का, लेकिन वो आपको सिर्फ फिल्म में ही दिखाए कि मिलन हो रहा है कई चीजों का, कई लोगों का आपस में मिलन हो रहा है। रेखा और अमिताभ की बात खास तौर पर करूंगा, लेकिन असल जिंदगी में वो लोग इसके बाद मिले ही नहीं असल जिंदगी में। और उसमें यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन का भी यही था कि वो मिले बाद में 30 साल बाद में, फिर अनबन हो गई, आपस में कुछ झगड़ा हो गया। मोहब्बतें फिल्म के बाद मतलब फिर से इनकी जो रिश्ता दोस्ती सुचारू हो पाई। और रेखा और अमिताभ को तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा उसके बाद। एक दो जगह पर फिल्म पार्टीज में या डबिंग के समय पर रेखा और अमिताभ का मिलन जरूर हो जाता होगा, लेकिन स्क्रीन पर कभी नहीं देखा। अब आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एक इस फिल्म का एक सीन था, उसके बारे में बात करूंगा। और वो फिल्म जिन्होंने भी देखी है वो समझ जाएंगे। फिल्म था क्लाइमेक्स। फिल्म क्लाइमेक्स पर चल रही थी, अपने अंतिम सीन पर। और अंतिम सीन के हिसाब से क्या होता है कि वो जो शॉट था, मैं आपको शॉट से बताता हूँ कि वो शॉट था ना, वो फिल्म सिटी में लगा हुआ था। सिलसिला फिल्म का जो आखिरी शॉट है उसकी बात कर। और वहां पर कुछ आगजनी, कुछ फायर सीक्वेंस दिखाना था। वो फिल्म मतलब सीन ऐसा था कि वो प्लेन में आग लग जाती है, प्लेन क्रैश होता है, उसमें आग लगनी थी। और संजीव कुमार जो थे ना, वो आग के बीच में घिर जाने थे। मतलब जैसे एक आग लगी थी मदर इंडिया के समय पर, जहां पर नरगिस दत्त आग के बीच में फंस गई थी, उसी प्रकार इस सीन में संजीव कुमार को भी आग के चारों तरफ, मतलब आग के बीच में फंसना था और आग चारों तरफ लगनी थी। और इस बार जो आग लगनी थी ना, वो क्रैश की वजह से लगनी थी, प्लेन क्रैश की वजह से। और सीन के मुताबिक जब संजीव कुमार पर यह मुसीबत आ जाती है, यानी वो आग में फंस जाते हैं, तो वहां रेखा को भागना था। यानी रेखा को संजीव कुमार को बचाने के लिए भागना था, है ना। और जब रेखा भागती संजीव कुमार को बचाने के लिए, तो रेखा के पीछे कौन भागते? रेखा को देख करके अमिताभ और जया बच्चन भागते। ये था, यानी ये तीनों लोगों को भागना था। पहले रेखा को भागना था, उसके बाद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को भागना था। किसको बचाने के लिए? संजीव कुमार साहब को बचाने के लिए। ये चीज ऐसी थी। और इसमें कुछ यूं भी था कि जया बच्चन को रेखा को पकड़ना था। जो रेखा भाग रही थी ना सामने, तो रेखा को पकड़ना था। सीन ऐसा था, ये मूल सीन था। अब इसमें रेखा को कुछ हो सकता है, कुछ डाउट हुआ उस सीन पर। रेखा ने कैमरामैन से बोला कि भाई देखो, इस सीन को शूट तो कर रहे हो, लेकिन वन टेक शॉट ले लेना बस। अगर आपने इस शॉट को गलत तरीके से ले लिया ना, तो मैं इस शॉट को दोबारा से नहीं देने वाली हूं। एक बार ही दूंगी मैं इस शॉट को। अब देख लेना, वो शॉट 100% आपके लिए अच्छा होता है तो आपको मुबारक हो। अगर वो शॉट आपकी अपेक्षा के अनुरूप अगर फिट नहीं बैठता है तो आपको मुबारक हो, लेकिन मैं इस सीन को दोबारा से नहीं करूंगी। अब सारी जिम्मेदारी थी डीओपी पर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी पर। उसको इस सीन को पहले ही शॉट में फाइनल करना था। अब वो चाहे कैसा भी हो, उससे रेखा को कोई मतलब नहीं था। रेखा डिक्लेयर कर चुकी थी। अब सीन शुरू होता है। सीन शुरू होता है, सीन के मुताबिक प्लेन क्रैश होता है। संजीव कुमार साहब आग में घिर जाते हैं और उनको बचाने के लिए
रेखा भागती है, रेखा के पीछे जया और अमिताभ बच्चन भागते हैं। ठीक है, और इसमें बताते हैं कि जया बच्चन ने रेखा को बहुत तेजी से पकड़ा और पकड़ने के चक्कर में क्या हुआ कि रेखा को धक्का लगा। धक्का इतना तेज था कि रेखा तो कैमरा की रेंज से बिल्कुल बाहर हो गई। धक्का जब लगेगा तो कैमरा जहां पर कैमरे में आनी चाहिए ना शक्ल, लेकिन जब धक्का लगेगा तो वो कैरेक्टर एकदम कैमरे के रेंज यानी उसके फ्रेम से ही बाहर हो गया। और उस वजह से हो सकता है कि जया बच्चन ने धक्का दिया हो रेखा को, और रेखा पहले ही मूवमेंट रेखा ने ले लिया हो, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। रेखा को मालूम था कि भाई धक्का तेज आएगा मेरे पास में, या हो सकता है जया बच्चन के मन में कोई फ्रस्ट्रेशन रही हो रेखा को लेकर के, अमिताभ को लेकर के, तो उनके हाथ से धक्का तेज लग गया, रेखा फ्रेम से बाहर। और धक्का इतना तेज था कि रेखा कुछ ज्यादा ही बाहर हो गई, तो उस पर जया बच्चन भी अपने आप को नहीं संभाल पाई, जया बच्चन भी फ्रेम से बाहर। अब पता पड़े कि कैमरे में कोई भी नहीं है। हाँ, जो एक चुन्नी थी जया बच्चन के कंधे पर, वो चुन्नी रेंज में थी, यानी चुन्नी पहले गिर गई, मतलब चुन्नी तो वहीं गिर गई सीन पर, और जया बच्चन आगे जा चुकी थी क्योंकि रेखा उनसे आगे थी। ठीक है, अब क्योंकि रेखा ने तो मना कर दिया था कि भैया मैं इस सीन को दोबारा से नहीं दूंगी, जैसा हो जाए वैसा हो जाए, और ये सीन इस तरह से हो गया। अब ये सीन करने के बाद में, इस सीन को करने के बाद रेखा चुपचाप जाकर के अपनी कार में बैठ गई, और अमिताभ बच्चन इन सारी चीजों को अपनी चेयर से बैठे बैठे देख रहे थे। वो जया बच्चन को गुस्से से घूर रहे थे। शायद वो सोच रहे होंगे कि यार इसने, मेरी वाइफ ने रेखा को इतना तेज धक्का क्यों लगाया। माजरा उनके भी समझ में आ रहा था कि हो सकता है यार फ्रस्ट्रेशन हो कुछ, आप समझ सकते हैं, पति पत्नी और वो वाली सिचुएशन जब होती है। बहरहाल अमिताभ बच्चन ने कहा कुछ नहीं, लेकिन ये जो सीन था ना, ये दोबारा से शूट नहीं हो पाया। और उसके बाद में जया बच्चन जो थी ना, वो अमिताभ को देख करके रोने लगी और अमिताभ से कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। उनको लग चुका था कि अमिताभ बच्चन गुस्सा कर रहे हैं अंदर ही अंदर। तो ये एक सीन हुआ था इस फिल्म में, जो कि आप समझ सकते हैं कि भाई इंसान ही तो है ना। जब आपस में तिकड़ियां इस तरह की हो कि एक तरफ अमिताभ हो, एक तरफ जया बच्चन हो पति पत्नी, और बीच में रेखा हो, रेखा भी पूरी तरीके से अमिताभ को पाने की कोशिश कर रही हो, या तो फिल्म या फिल्म से कहीं ज्यादा असल जिंदगी में, और ये चीज जया बच्चन को मालूम चल चुकी हो, अमिताभ के ऊपर दोनों की नजर हो। अमिताभ भी सब जानते हैं, तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं, सब कुछ। वहां ऐसी चीजें होना लाजमी है। ठीक है, अभी के लिए तो आप समझे, मेरा यहाँ मकसद किसी पर कीचड़ उछालना या वैसे नहीं होता। ये मैं आपको वही चीजें बताता हूँ जो कभी हुई थी। बहरहाल अंत भला सो सब भला, अब सब ठीक है भाई, जिंदगी है। एक सम्मानजनक दूरी रेखा ने बना ली, और अब वो उस हिसाब से अपनी जिंदगी का निर्वहन करते हैं। और आज की तारीख में आपस में ये लोग मिलते मिलाते भी हैं। मिलते तो खैर बाद में भी थे, जब अमिताभ को कुली के सेट पर, जब अमिताभ जख्मी हो गए थे, मरते मरते बचे थे, यानी मर ही गए थे, उस समय भी रेखा मिलने को पहुंची थी। बाद में जब इकोलाई का प्रॉब्लम हुआ अमिताभ को, तब भी रेखा मिलने पहुंची थी। अब वो चीज मीडिया कवर करे चाहे नहीं करे, चाहे उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन हो या दबाव हो, लेकिन ठीक है, आज की तारीख में सबके जो रिश्ते हैं वो मुनासिब और सुचारू हो चुके हैं। देखिए साहब, गलती होती है, इंसानों से ही होती है, लेकिन एक बार जब इंसान के कदम भटकते भटकते जब संभल जाते हैं ना, उसके बाद फिर से नहीं भटकने चाहिए, बस शर्त इतनी सी है। बाकी इस दुनिया में कुछ लोग महात्मा पैदा होते हैं, कुछ लोग महात्मा पैदा नहीं होते, महात्मा बन जाते हैं, और कुछ लोग महात्मा कुछ नहीं होते, सिर्फ उन पर महात्मा वाली बातें थोपी जाती हैं। तो अमिताभ बच्चन पैदाइशी महात्मा नहीं थे, ना अमिताभ बच्चन पर महात्मा वाली चीज थोपी गई, लेकिन अमिताभ बच्चन पैदा तो हुए साधारण, लेकिन वो महात्मा बनते चले गए। तो दूसरी वाली
जो चीज़ थी ना वो अमिताभ पर ज़्यादा सूट करती है, और मेरे ख्याल में हर इंसान पर दूसरी वाली चीज़ ही सूट करती है कि कोई इंसान पैदाइशी रूप से महात्मा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे गलतियां करके, पश्चाताप करके, पछतावा करके वो महात्मा बन जाता है। वो इस तरह से कि जो गलतियां उसने की वो फिर से वो नहीं करने की कसम खाता है, और कसम ऐसी जो फिर कभी टूटती नहीं है। इसीलिए हम अमिताभ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहरहाल अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ, पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन जो भी आप बजाते हो, घंटा दबाते हो, वो सब कर दो प्लीज़ यार, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों।